प्रश्न 38, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले समीकरण 1 से हम x का मान फाइंड करेंगे और उस x के मान को हम समीकरण 2 में यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो ये है समीकरण 1। अब 7x को यहाँ रखा, ये -15y है, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये +15y हो गया। ओके, अब ये दोनों यानी कि 7x यहाँ पर गुणा हो रहे हैं, 7 को इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। x को हमें यहाँ पर अकेला रखना है, बाकी सभी नंबर्स को हमें राइट हैंड साइड पर ले जाना है। इस तरह से हमने प्राप्त किया x का मान समीकरण 1 से। ओके, अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे। तो अब x बराबर 2 + 15y/7 का मान समीकरण 2 में रखने पर ये है समीकरण 2। ओके, तो x की जगह मतलब यहाँ पर हम ये x का मान पुट करेंगे, 2 + 15y/7 + 2y = 3। अब इसे करना है सिंप्लीफाई। 2 + 15y यहाँ पे एज इट इज़, 7 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 3 से भी मल्टीप्लाई। ओके, तो 7 दूनी हो गया 14, 7 तिया हो गया 21। ओके, अब 15y और 14y, तो 15 और 14 हो गए 29y। इस 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। 21 में से 2 को माइनस किया तो आया 19। अब 29 और y दोनों यहाँ पर गुणा हो रहे हैं, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, तो y का मान आ गया 19/29। अब y बराबर 19/29 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 1 है, y की जगह हम पुट करेंगे 19/29। ओके, तो यहाँ 7x - 15 y की जगह 19/29 बराबर 2। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर ये 29 की गुणा होगी 7 से और 29 की ही गुणा होगी 2 से और 15 को गुणा करेंगे 19 के साथ। ओके, 19 की गुणा 7 से की तो आया 203x, यहाँ पर माइनस 15 को 19 से गुणा किया, बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। 15 को 19 से गुणा करेंगे 285 आएगा, फिर 29 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 58। ओके, अब यहाँ पर 203x, ये -285 है, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो +285 हो गया। 58 + 285 343 होता है। 203x ये गुणा हो रहे हैं, इस तरफ जाएगा तो 203 भाग में चला जाएगा। ओके, अब ये दोनों ही नंबर्स 7 से कैंसिल हो सकते हैं। 7 से 343 को भाग करेंगे तो 49 आएगा, 7 से 203 को भाग करेंगे तो 29 आएगा। इस प्रकार x का मान आ गया 49/29 और y का मान आ गया 19/29। दिस इज द आंसर। अब हम करेंगे पार्ट 4। इसमें ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। सभी नंबर्स हमें पॉइंट में दिए हैं, तो आप ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, पॉइंट के बाद ही एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है। इसका मतलब ये है कि इस सम को इजीली सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को 10 से कर देंगे गुणा। 10 से गुणा इसलिए करना है क्योंकि सभी में पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसका मतलब है 10, ठीक है, कि एक जीरो वाली संख्या, तो इसलिए हम सभी को 10 से गुणा कर देंगे। जब हम सभी नंबर को 10 से गुणा करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो, ये 2x हो गया, ये 3y, सभी के पॉइंट हट जाएंगे, ये हो जाएगा 13, ये 4x, ये हो गया 5y और ये हो गया 23। सभी के पॉइंट हट गए क्योंकि हमने 10 से गुणा किया और हमारे समीकरण हो गए इजी। तो ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। ओके, अब समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 से हम x का मान निकालेंगे। तो 2x को हमने यहीं रखा,
3y को यहाँ शिफ्ट किया, ये प्लस का था, यहाँ पे आके -3y हो गया। अब 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आके 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो गया x का मान। ओके, अब इस x के मान को हम समीकरण 4 में रखेंगे। हमने समीकरण 3 से x का मान निकाला, समीकरण 3 से, और उसे पुट करेंगे हम समीकरण 4 में x की जगह। तो देखो ये समीकरण 4 है, समीकरण मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये समीकरण 4 है और यहाँ पर है x। तो यहाँ पर हम ये पूरी x की वैल्यू को पुट करेंगे। देखो 4 एज इट इज़, x की जगह ये पूरी वैल्यू 13 - 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 4 से ये पूरी टर्म गुणा हो रही है, तो जब गुणा हो रहे होते हैं तो तिरछा कट जाता है। देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा ये वाला 2, अंदर 13 - 3y एज इट इज़ प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इस 2 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी बिकॉज यहाँ पर ब्रैकेट है, तो 2 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई, 13 2 ज़ा 26 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y और 23। ओके, अब ये दोनों y वाली टर्म है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया तो 1y, और वो भी माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो -1y, 1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये 23, इस 26 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस 26 है, यहाँ पे आके -26 हो गया। ओके, फिर -y प्लस माइनस माइनस, 26 में से 23 को माइनस किया तो -3। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 3। ओके, फिर x बराबर जो हमारी वैल्यू आई थी, जो हमने समीकरण 3 से निकाला था, x बराबर 13 - 3y अपॉन में 2, ये x की प्रॉपर वैल्यू नहीं है। x की प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए जो y बराबर 3 आया है उसे हम y की जगह प्रतिस्थापित करेंगे। ओके, देखो ये x का मान है, इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो 13 - 3 और y की जगह 3 को पुट किया, ठीक है, ये हो गया 13, 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2, 13 - 9 इज़ 4, 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 2, यानी कि x बराबर आ गया 2, x बराबर 2 और y बराबर 3। दिस इज द आंसर। प्रश्न 40, समांतर श्रेणी -5 - 8 - 11 - 230 का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे हमें SN ज्ञात करना है। ओके, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमें AP दी है -5 - 8 - 11 अप टू -230। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस A हो गया -5, D यहाँ पर हो जाएगा A2 - A1, यानी कि ये A2 है और ये है A1। ओके, A2 में से A1 को माइनस करना है, तो A2 है -8, माइनस करना है तो ये माइनस का निशान, और A1 है -5। ओके, तो ये -8 माइनस माइनस प्लस 5, -8 प्लस 5, 8 में से 5 गया तो आ गया -3। ओके, और AN यानी कि लास्ट पद है यहाँ पर -230। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। ओके, तो n फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है a + n - 1d। अब AN यहाँ पर हमें गिवन है -230, a है -5, n हमें फाइंड करना है -1, d है -3। ओके, अब ये -5 है, इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो ये +5 हो गया, ठीक है, -230 + 5, 230 में से 5 को माइनस करेंगे, आएगा 225, n - 1 और ये -3। अब ये -3 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। ओके, अब 3 से 225 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 75, और ये n - 1 एज इट इज़। ओके, अब ये -1 है, इधर आएगा तो +1,
75 प्लस 1 हो जाएगा 76, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 76। ओके, अब हम फाइंड करेंगे एस एन। तो a यहाँ पर -5 है, a n यहाँ पर -230 है, n हमने फाइंड किया 76। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन। ओके, तो n यहाँ पर 76 है, n 76 अपॉन में 2, a है -5, a n है -230। ओके, 2 से 76 को कैंसिल किया 38, माइनस माइनस प्लस 230 और 5 हो गया -235। ओके, अब इन दोनों की करेंगे गुणा तो आंसर आएगा -8930। ये आ गया योगफल जो हमें ज्ञात करना था। दिस इज द आंसर। प्रश्न 41, बिंदुओं A 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब है 3 बराबर हिस्सों में बांटना करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ये रेखाखंड हम लेंगे, यहाँ पर नाम देंगे A, यहाँ पर नाम देंगे B। ओके, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 4। ओके, अब क्योंकि 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो बीच में हम कोई 2 बिंदु ले लेंगे। तो ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया। ओके, तो 3 हिस्से हो गए और तीनों ही बराबर हैं। तो माना बिंदु P तथा Q, ये P तथा Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं, जिससे AP बराबर PQ, ठीक है, AP बराबर PQ बराबर हो जाएगा QB। ओके, बिकॉज समत्रिभाजित कहा है तो तीनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हैं। अब बिंदु P यह रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो 1:2 का मतलब क्या है, यहाँ से लेके ये एक हिस्सा हो गया और ये 2 हिस्से हो गए, इसलिए 1:2 इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो अब P बिंदु के निर्देशांक पहले हम ज्ञात करेंगे, फिर Q के ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र होता है XY बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो इन्होंने कहा है कि 1:2 में विभाजित करता है। ओके, तो ये हो गया m, ये हो गया n, और जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ओके, अब इसमें हम सूत्र में सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो m है यहाँ पर 1, x2 है -7, देखो ये x2 है -7। ओके, फिर प्लस n है यहाँ पर 2 और x1 है यहाँ पर 2 और नीचे m प्लस n मतलब ये 1 + 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर m1 y2 है 4 प्लस n है 2, y1 है -2, ये y1 ये -2। ओके, नीचे m प्लस n का मतलब 1 + 2। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 7 एकम 7 -7, 2 दूनी 4, 1 + 2 इज 3। ओके, यहाँ पर 4 एकम 4 प्लस 2 को -2 से गुणा किया तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस। ओके, 7 में से 4 को माइनस किया -3, नीचे आया 3, 4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा और 0/3 ये 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 3 से 3 को कैंसिल किया, ये आ गया -1 और ये आ गया 0। इस तरह से XY आ गया, ये आ गए P बिंदु के निर्देशांक। ओके, अब बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए Q बिंदु के निर्देशांक सेम फार्मूला है, बस चेंज इतना है, पहले 1:2 था, अब 2:1 है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। ये फॉर्मूला है, इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 और 1 हो गया 3। ओके, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 14 में से 2 माइनस किया -12 अपॉन में 3, 8 में से 2 माइनस किया 6 अपॉन में 3,
3 से 12 को कैंसिल किया -4, 3 से 6 को कैंसिल किया तो 2। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -1, 0 तथा -4, 2 है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 42, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं क्या वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समद्विबाहु क्या होता है। समद्विबाहु होता है जिसकी दोनों सामने की साइड्स इक्वल हो। ओके, तो यहाँ पर शीर्ष हमें दिए हैं, माना ए हम मान लेंगे 5, -2, बी हम मान लेंगे 6, 4 और सी हम मान लेंगे 7, -2। ओके, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु हैं। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करेंगे। ये दूरी सूत्र है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे ए बी, यानी कि ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। x2 है यहाँ पर 6, x1 है 5, ओके, प्लस y2 है यहाँ पर 4 और y1 है यहाँ पर -2। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। 6 में से 5 माइनस किया 1, यहाँ पर प्लस, ये 4 माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 2। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 और 2 हो गए 6, 6 का वर्ग होता है 36, 36 और 1 होता है 37। ये आ गया √37 AB। ओके, अब हम फाइंड करेंगे BC। अगेन दूरी सूत्र में ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर और ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 है यहाँ पर 7, x1 है यहाँ पर 6, ओके, y2 है यहाँ पर -2 और y1 है यहाँ पर ये वाला 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 6 गया 1, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 हो गया -6। 1 का वर्ग 1 ही होता है, -6 का वर्ग देखो, -6 गुणा -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 6 36। ओके, 36 और 1 हो गया 37। BC आ गया √37। उसके बाद हम फाइंड करेंगे AC। ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगेन दूरी सूत्र, यहाँ पर सभी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 7 में से 5 गया 2, ये -2, ये माइनस माइनस +2। ओके, 2 का वर्ग 4 होता है और -2 + 2 ये हो गया 0, 0 का वर्ग 0 ही होता है। तो ये आ गया √4। अब 4 2 का वर्ग होता है, तो इस प्रकार हम 2 को यहाँ बाहर ले लेंगे। तो AC आ गया हमारा 2। ओके, तो AB बराबर है BC, क्योंकि √37 आया है AB और √37 ही आया है BC, लेकिन AC आया है 2, तो √37 बराबर है √37 बराबर नहीं है 2 के, तो AB बराबर BC हो गया। इस प्रकार त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे, देखो, ये भी √37 और ये भी √37 और ये 2, तो ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई। तो ये प्रूव हो गया कि जो दिए हुए कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 43 वीडियो नंबर 4 में है और क्वेश्चन 44 वीडियो नंबर 9 में है, आप उसमें से देख लेना। ओके, प्रश्न 45, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। सिंपली हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है और ये हमें टेबल दी गई है। जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 एंड सो ऑन, और ये है बारंबारता। ओके, तो यहाँ पे हमें सूत्र लगाना होगा बहुलक का और बहुलक हम फाइंड करेंगे। सूत्र में कुछ वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, वो हमें टेबल से मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर बारंबारता में सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर है 61,
तो इसे हम इसके सामने वाले वर्ग को हम कहेंगे बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग हो गया हमारा 60 से 80, क्योंकि 61 यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग L हो गई ये 60 लोअर लिमिट जिसे हम कहते हैं। फिर होता है H यानी कि इनका अंतर। 0 से 20 का अंतर 20, 20 से 40 का अंतर 20, 40 से 60 का अंतर 20, इस तरह से सभी का अंतर 20 है, जिसे हम H कहते हैं। H है 20। फिर जो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर है वो F1, उससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। ओके, अब ये सभी इंफॉर्मेशन हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। L है 60, F1 61, F0 52, ये 2, F1 61, F0 52, F2 38 इंटू में H है यहाँ पर 20। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 60 आ गया। 61 माइनस 52 होता है 9, 61 दूनी होता है 122, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो 52 और 38 को प्लस करने पर आएगा 90, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस का निशान, गुणा में ये वाला 20, 60 एज इट इज़ ये वाला। अब ये देखो 9 गुणा 20 है, तो 20 से 9 को गुणा कर देंगे 180, 122 में से 90 को माइनस करेंगे तो आएगा 32। अब ये दोनों ही सम संख्या हैं, दोनों 2 से कैंसिल होंगी। 2 से 180 को हम भाग करेंगे 90 आएगा, और 2 से 32 को भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16। ओके, तो 90/16 आ चुका था उधर, इसको हम यहाँ पर ही सॉल्व कर देंगे। अगेन ये 2 से कैंसिल होगा तो आएगा 45, और इसको करेंगे तो 8। ओके, 45/8 यहाँ पर आ चुका है। 60 प्लस 45/8, 8 से 45 को भाग करेंगे तो आएगा 5.625। ओके, ये आ चुका है। 60 में अब ऐड करेंगे 5.625 को, तो ऐड इस तरह करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, आंसर आएगा 65.625 घंटे। दिस इज द आंसर। प्रश्न 46, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पार्ट 1 में दिया है कि लाल हो। ओके, तो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, ठीक है। तो यहाँ कुल परिणाम सभी जो कंचे दिए हैं उनको हम ऐड कर देंगे, 5, 8 और 4 होते हैं 17, तो कुल परिणाम हो गए 17। ओके, अब पार्ट 1 में बोला है कि डिब्बे में से जो कंचा निकाला है उसकी क्या संभावना है कि वो कंचा लाल हो। तो ये ज्ञात करने के लिए माना डिब्बे से निकाला गया कंचा लाल है, यह घटना ए है। ओके, तो घटना ए की प्रायिकता, इसको हम लिखते हैं P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5, क्योंकि 5 लाल कंचे हैं और यहाँ पर लाल कंचे की ही बात हो रही है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 5 और कुल हो गए 17। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें कहा है कि निकाला गया कंचा सफ़ेद है। ओके, तो माना डिब्बे से निकाला गया कंचा सफ़ेद है, यह घटना बी है। तो घटना बी की प्रायिकता P ऑफ B इज इक्वल टू, ये सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो सफ़ेद कंचे हमारे पास 8 हैं और कुल परिणाम 17 है, तो 8/17 दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इन्होंने कहा है पार्ट 3 में हरा नहीं है। ओके, तो हरा नहीं है इसका मतलब हरे कंचे हमारे पास हैं 4, ठीक है। तो 17 में से मतलब कि कुल में से हम 4 को हटा देंगे, क्योंकि उसने कहा है कि हरा नहीं है, जो निकाला गया कंचा है डिब्बे में से वो हरा नहीं है। तो हरे हमारे पास 4 हैं, इसे यहाँ से हटा देंगे, तो 8 और 5 13 बचे, ठीक है। तो यहाँ पर हरा नहीं है, माना डिब्बे से निकाला गया कंचा हरा नहीं है, यह घटना सी है। तो घटना सी की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। कुल है यहाँ पर 17 और 8 और 5 हो गए 13। कौन से वाले?
हरे के अलावा लाल और सफ़ेद, ठीक है, ये हो गए 13। तो इस प्रकार 13/17 आ गया हमारा आंसर। प्रश्न 48, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर समांतर है ए बी। आकृति पर से निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें ये आकृति दी गई है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनके हमें आंसर बताने हैं। ओके, पहले पार्ट में पूछा है बी आर का माप ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये बी आर ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होंगी, वो हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे इस आकृति से। ओके, त्रिभुज पी क्यू आर में ये हमें गिवन है, पी क्यू आर में क्यू आर समांतर ए बी है। ओके, ये हमें दिया है, यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है। ओके, समानुपात की मूलभूत प्रमेय अनुसार ए पी बटे ए क्यू, देखो ए पी बटे में ए क्यू बराबर पी बी अपॉन बी आर, ये हमारी प्रमेय है समानुपात की मूलभूत। समानुपात मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना, दो बराबर अनुपात में डिवाइड करना। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ए पी अपॉन में ए क्यू और यहाँ पर पी बी अपॉन में बी आर। ठीक है, तो ए पी है यहाँ पर 1.5, ए क्यू है यहाँ पर 3, पी बी है यहाँ पर 1 और बी आर हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। बी आर यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। 1.5 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा, ये भाग हो गया। 3 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा, 3 एकम 3 हो गया। ओके, अब नीचे 1.5 है, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक बारी 0 लग जाएगा, तो ये बन गया 30/15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ओके, बी आर हमारा आ चुका है 2। अब आगे जो इन्होंने पूछा है वो हम बताएंगे। पार्ट 2 में इन्होंने पूछा है कि पी क्यू बताइए, तो पी क्यू है यहाँ पर पी ए प्लस ए क्यू। देखो पी क्यू, ये पी है, ये क्यू है, इसके दो हिस्से हैं, क्या क्या हैं, पी ए, ये पी ए प्लस ए क्यू, ये नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। पी ए है 1.5, ए क्यू है 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4.5। ओके, फिर उन्होंने पूछा है पी आर बताइए, तो पी आर, ये पी है, ये आर है, इसके दो हिस्से हैं, कौन कौन सा, पी बी, ये पी बी और बी आर। ओके, बी आर, तो पी बी है 1 और बी आर है 3, और 3 था ना, नहीं सॉरी 2 आया था, सॉरी 2। ओके, तो ये 2, तो 1 + 2 हो गया 3, यानी कि पूरा पी आर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है त्रिभुज पी ए बी के समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। समरूप मतलब एक जैसा, त्रिभुज पी ए बी, देखो पी ए बी के समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, क्योंकि कोण पी बराबर कोण पी उभयनिष्ठ, कोण पी दोनों में ही कोण पी है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, इसलिए उसे कहेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में है, दोनों त्रिभुज में कोण पी कॉमन है। ओके, और कोण पी ए बी यानी कि ये वाला कोण, और पी क्यू आर दोनों ही क्या है, संगत कोण है। ठीक है, इसलिए इन्हें बराबर कहा गया है, तो दिस इज द आंसर। कोण पी ए बी, देखो पी ए बी यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण पी क्यू आर के, पी क्यू आर के बराबर है। ओके, क्योंकि दोनों ही संगत कोण हैं, दोनों ही एक ही साइड पर आते हैं, इसलिए इन्हें हम संगत कोण कहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। दिस इज द आंसर। प्रश्न 49, पार्थ की 6 वर्ष पहले तथा 6 वर्ष बाद की उम्रों का गुणनफल 288 हो तो पार्थ की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ओके, तो माना पार्थ की वर्तमान उम्र है x वर्ष, पार्थ की 6 वर्ष पहले की उम्र हो जाएगी x - 6, जब पहले कहा है तो माइनस कर देंगे। ओके, पार्थ की 6 वर्ष बाद की उम्र x + 6, जब बाद कहा है तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसने कहा है कि 6 वर्ष पहले जो कि आया है x - 6, 6 वर्ष बाद यानी कि x + 6
की उम्रों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों को हमें करना है गुणा। उम्रों का गुणनफल 288 हो। ओके, तो ये 6 वर्ष पहले की, ये 6 वर्ष बाद की उम्र, इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर गुणा है। ओके, गुणनफल 288 है। ये प्रश्नानुसार हमारी बन गई इक्वेशन। अब इसे करेंगे सॉल्व। ओके, तो ये इक्वेशन बनी है, अब इसे सॉल्व करना है। पहले x को x से करेंगे गुणा, x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, फिर x को किया 6 से गुणा, तो ये हो गया 6x। ओके, फिर -6 को x से करेंगे तो -6x, फिर -6 को +6 से करेंगे गुणा, तो 6 6 हो गया 36, माइनस प्लस माइनस 288 एज इट इज़। ओके, ये +6x, ये माइनस, दोनों दोनों कैंसिल, क्या बच गया एक्स स्क्वायर -36, ये 288 को हम यहाँ पर लाएंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो गया, बराबर 0। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 288 और 36 हो गए 324, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ माइनस। ओके, अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का वर्ग और 324 18 का वर्ग होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 18 का स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही वैल्यूज़ को 0 के इक्वेट हम रख देंगे। ओके, एक्स प्लस 18 बराबर 0, एक्स माइनस 18 बराबर 0। ये +18 है, इधर आके -18, ये -18 है, इधर आके +18। तो अब x बराबर -18 संभव नहीं है, क्योंकि उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये आंसर हो गया कैंसिल। तो हमारा आंसर आया है x बराबर 18, यानी कि पार्थ की उम्र 18 साल आई है। ओके, प्रश्न 50, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। पहले इतना ही सॉल्व करते हैं। ओके, चौथे यानी कि A4, 8वें यानी कि A8, उन दोनों का योग यानी कि प्लस। ओके, हमें 24 दिया है। ठीक है, अब A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D, A8 को हम लिख सकते हैं A + 7D इज इक्वल टू 24। ओके, तो 1A और 1A हो गया 2A, 3D और 7D हो गया 10D बराबर 24। अब इन सब में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा A + 5D बराबर, ये आ जाएगा 12, सॉरी मैंने 24 लिख दिया, ये 12 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से ले लिया 2 कॉमन। तो यहाँ पर A + 5D बराबर 12। नेक्स्ट इन्होंने बोला है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठे और 10वें का। ओके, तो ये छठे यानी कि A6 और ये 10वें, इन दोनों का योग यानी कि ऐड 44 है। तो A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D, A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D और ये 44। ओके, अब 1A और 1A ये हो गया 2A, 5D और 9D ये हो गया 14D और ये हो गया 44। ठीक है, अब यहाँ पर भी सभी सम संख्याएं हैं, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा A + 7D इज इक्वल टू 22। सॉरी, ये गलती से लिख दिया, ये 22, ये आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये A से A हो गया कैंसिल। अब पुराने निशान को भूल जाना है। अब यहाँ पर ये हो गया 5 और ये हो गया -7, 7 में से 5 गया -2D, यहाँ पर ये हो गया -22 और +12, तो 22 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो आएगा -10, ये आ गया। माइनस से माइनस कट, ये 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो D बराबर आ गया 5। ओके, D हमारा आ चुका है 5। अब हमें A फाइंड करना है, तो
तो d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ये समीकरण 1 है, d की जगह हम पुट कर रहे हैं 5। ओके, तो a 5 पंजे 25 और ये 12, a यहाँ पर एज इट इज़ 25 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का है यहाँ आके माइनस का, 25 माइनस 12 हो गया -13, a बराबर आ गया -13। अब उन्होंने आगे क्वेश्चन में कहा है इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो कर लेते हैं। तो a हमारे पास आ चुका है जिसे हम A1 कहेंगे, पहला पद कहेंगे, वो है -13। दूसरा पद फाइंड करने के लिए होता है a + d, तो a है -13, d है 5। ओके, 13 में से 5 को माइनस किया तो आएगा -8, ये आ गया दूसरा पद। तीसरा पद फाइंड करने के लिए a + 2d, तो a है -13, यहाँ से 2 और d का मान है 5। -13 5 दूनी हो गया 10, 13 में से 10 को माइनस किया आया -3। ओके, तो प्रथम 3 पद हो गए -13, -8, -3। दिस इज द आंसर।